हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। आई होप फ्रेंड आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स फाइनली आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट आपके डिक्लेयर कर दिए गए। कल 1 दिसंबर को आपके रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीके यादव जो सीईओ है रेलवे के, उनके द्वारा आपके कहे गए थे एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट 28 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम डेट स्टार्ट होंगे, जो कि आपके एंड ऑफ मार्च तक चलेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी है। मुझे पूरा पता है आपके भी धड़कनें तेज़ हुई होंगी, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी के लिए डेडिकेटेड थे तो आपकी धड़कनें ज़रूर से तेज़ हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड, जो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि आपका एग्ज़ाम डेट दिसंबर में हो सकते हैं, तो यहाँ पास आपके अचानक से रेलवे की तरफ से शॉकिंग न्यूज़ दिया गया स्टूडेंटों को। बट यहाँ पर सभी लोगों ने इसको गुड न्यूज़ के तौर पर लिया है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि आपके ये एग्ज़ाम डेट होंगे इस डेट को। बट यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अगर आप वेट कर रहे हो, यानी 4 से 5 दिन अगर आप और वेट करके देखना चाहते हो कि ये बात सही है या गलत है, तो फिर आपके पास समय और कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास समय बहुत कम है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, इसके सिवा आप कुछ और करो। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को आप समझो। तो आज का वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको स्ट्रैटेजी टिप्स के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मिसगाइड आप ना हो, ये वीडियो का मेरा पर्पज़ यही है। ठीक है, चूँकि इसीलिए मैं फेस कैम वीडियो भी बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट या सेकेंड टाइम होगा, फर्स्ट टाइम ही होगा जो वहाँ पर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। मैंने सोचा पहले वॉइस ओवर दे के आपको वीडियो दूँ, बट मुझे लगा कि अगर मैं आपके फेस कैम के थ्रू अगर मैं आपसे इंटरेक्ट करूँ तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आप बातों को। तो इसलिए मैं आपके साथ फेस कैम वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पास आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा सभी लोगों के लिए जो खासकर डेडिकेटेड है आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम पहले है, तो मैं एनटीपीसी पे ही ज़्यादा आपका फोकस करूँगा। ग्रुप डी वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके लिए भी एग्ज़ाम का डेट रख दिया गया अप्रैल के बाद होगा, तो आप लोग भी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ लिख रखा है कॉपी में, जिससे मैं अपना मैं डाइवर्ट ना हो जाऊँ, किसी अदर टॉपिक में ना घुस जाऊँ, इसलिए मैंने सारा कुछ लिख रखा है। और मैंने सोचा था कि पहले लाइव कर दूं, मगर लाइव में आपको पता है कि मेरे यहाँ नेट कनेक्शन अच्छा नहीं होता, इस कारण से मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके दूंगा। जो होगा रिकॉर्ड में आप लोगों को मैं डायरेक्ट आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर मैं कोई बात को अगर मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि देखो, आप अगर एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो ये आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। मतलब एनटीपीसी के एग्ज़ाम आपके लिए क्या मायने रखता है, ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप इसको बहुत चीज़ों के तौर पर ले सकते हो। ये आपको मोटिवेट भी कर सकता है, ये आपका ज़रूरत अगर आपको लग, जैसे कि हम लोग को सांस लेना, हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्योंकि हम लोग अगर ज़िंदा रहना है तो ऑक्सीजन की जैसे ज़रूरत पड़ती है, फूड की जैसे ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि एनटीपीसी आपके लिए क्या मायने रखता है। ठीक है, तभी आप कुछ भी अगर आप सोचोगे उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि एनटीपीसी आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि अभी इस वक्त मैं बात बताऊं तो इस वक्त लोग पढ़ेंगे अपने हिसाब से या फिर किसी के भी हिसाब से पढ़ेंगे, बट वो एटलीस्ट मिसगाइड भी साथ में होते रहेंगे, जो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। अभी खासकर जब से आपके एग्ज़ाम डेट आए हैं तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से आपका गाइड जरूर कर रहे हैं, बट वहाँ पर उनको नहीं पता या फिर उनको नहीं पता है कि वो साथ में एटलीस्ट मिसगाइड भी कर रहे हैं, जो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि जो लोग डिज़र्विंग करते थे इस एग्ज़ाम को, मतलब आपका इस जॉब को, वो अगर डिज़र्व ना कर पाए अगर किसी के गलती से, तो वो बहुत बड़ा गलत बात होगा, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग एटलीस्ट मेरे जो स्टडी बाजार फैमिली के जितने भी लोग होंगे एटलीस्ट उन तक मेरी ये बात आपके पहुँच जाए। और मुझे भी नहीं पता इनफैक्ट ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर आप ये बात पहुंचाएंगे, जो लोग मेरे ये बात समझेंगे वो मेरे बातों से सहमत भी रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, आपके पास दिन बहुत कम रह गया है। आपको अगर एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सबसे पहले आज से अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, ये टाइम टेबल में मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं,
आप अपने से टाइम टेबल बनाओ। और मैंने इससे पहले भी स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो दूँ तो वो समय नहीं रह गया जो मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो दूँ। स्ट्रैटेजी वीडियो चेंज आपको मैं नहीं करने वाला हूँ, जो मैंने बताया वही कुछ सब चीज़ रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 27 दिन बच गए तो 27 दिन के स्ट्रैटेजी प्लान, 20 दिन बचेंगे तो फिर 20 दिन के स्ट्रैटेजी प्लान, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ पर अभी कोई बिजनेस करने का कोई अभी इरादा नहीं है, ठीक है। लोग कर रहे हैं, आप उन ये सब चीज़ को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो फिर आप फंस जाओगे। ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर कर रखा था पहले, जब 2 महीना, और उससे पहले भी मैंने 1 साल पहले भी किया था। उससे कुछ हट के थोड़ी कुछ बता पाऊंगा, जो चीज़ है वही चीज़ रहेंगे। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि आप कितना घंटा पढ़ने के लिए आप तैयार हो इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, आपको 15 घंटा 16 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, आप ईजिली सबसे पहले जो आपका अचानक से एग्ज़ाम डेट आया, यहाँ पर काफ़ी लोग आपकी हड़बड़ा जाएंगे। आप ईजिली पहले टारगेट रखो कि CBT 1 को मुझे किसी भी तरीक़े से क्वालिफाई करना है, ठीक है। बाद में जैसे आपका CBT 1 होगा फिर आप CBT 2 के लिए तैयार होंगे, फिर फर्दर आप आगे उसके लिए तैयार होंगे। बात समझ रहे हो? पहले ज़्यादातर आप फोकस करो CBT 1 में। यकीन मानिए आपने जितना पढ़ रखा है वो मोर देन सफिशिएंट होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बस शर्त ये है कि आपने जितना पढ़ा है उसको सिर्फ प्रैक्टिस में लेके आओ, जितना आपने बस पढ़ रखा है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए आप एक पहले प्रॉपर सा टाइम टेबल बनाओ, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। अगर मैं बोलूँगा कि आप 1 घंटा GS पढ़ो, 1 घंटा मैथ पढ़ो, बताओ ये बात कितना दूर तक सही है? हो सकता है किसी का मैथ स्ट्रांग है तो उसको 1 घंटा पढ़ने का जरूरत नहीं है या 2 घंटा पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो आधा घंटा में वो चीज़ कर सकता है। तो इसलिए मुझे नहीं पता है कि आपकी कमजोरी क्या है या फिर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सा है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि आप किसी का भी स्ट्रैटेजी प्लान शेयर कर लेते हो तो पहले देखो कि उसने जो स्ट्रैटेजी प्लान बनाया वो कितने लोगों पे अप्लाई हो सकता है। क्या सभी लोगों का क्षमता एक जैसी होती है? नहीं होती है। सबके समझने की एबिलिटी एक जैसी होती है? नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों से आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इसलिए पहले आप अपना टाइम टेबल बनाओ जहाँ पर आप फिक्स करो 5 से 6 घंटा पढ़ना है। 6 घंटा भी पढ़ोगे, 7 घंटा भी पढ़ोगे ना, वो यकीन मानिए फ्रेंड्स मोर देन सफिशिएंट होंगे। बजाय अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा वीक हो या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आप चीज़ें थोड़ा लेट में समझते हो तो 1-2 घंटा और बढ़ा दो। बस उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप उसको पहले समझो कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। और वैसे भी सभी लोगों का कहना है इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आप 8 से 10 घंटा पढ़ते हो, वो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो बोलता है 15 घंटा पढ़ेंगे 16 घंटा पढ़ेंगे। आप यकीन मानिए 15 घंटा पहला दिन पढ़ लोगे, दूसरा दिन भी पढ़ लोगे, तीसरा दिन कहीं ना कहीं आपका वो जो घंटा होगा ना वो जरूर कम हो जाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हम लोग बना नहीं पाते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा टाइम टेबल सेट करना जहां पर आप उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके आगे लास्ट दिन तक भी आप मेंटेन करके चलोगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए आप लोग एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि कितना पढ़ना है। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना है। तो देखो वही चीज़ है, हम सभी लोगों को पता है मगर ये चीज़ कोई बताता नहीं है बार बार, क्योंकि उन लोगों को अपने हिसाब से काम करवाना होता है। वो चाहते हैं कि वो जो बोले वही आप करें। आप भी जानते हो सारा खेल प्रीवियस पेपर का ही होता है। अब चूंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोग प्रीवियस ईयर करने के बाद भी उनको लगता है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो देखो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता वो अलग चीज़ है, बट आते सब कुछ प्रीवियस पेपर से ही सब कुछ बनते हैं, कुछ अलग नहीं बनते हैं। तो इसलिए मैं पहले बोलूँगा कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करो तो सबसे पहले प्रीवियस पेपर को ही आप देखो कि क्या उस तरीका पेपर का पैटर्न था। 2016 में पेपर हुआ था, 3-4 साल बाद आपके पेपर होने जा रहे हैं, तो वो पेपर में एकदम अलग से नहीं कर देगा, वो प्रीवियस पेपर को देख के ही पेपर आपका बनाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप प्रीवियस पेपर को देखो, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के पास प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आप एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर को देखो। जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ आप सभी शिफ्टों को देख सकते हो, यकीन मानिए देख सकते हो, और आपने पहले से भी देख रखा होगा और आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि लेवल किस तरीका के रहते हैं। तो इसलिए सभी लोग पहले प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीका से पैटर्न है। साथ में आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग का आपको पेपर का पैटर्न समझना है। जीके जीएस एज ऑलवेज हर एग्जाम की तरह आपका वो चेंजेस होंगे, और चूंकि जो आपके रहेंगे वही रिपीटेड होते आते हैं, कुछ नए क्वेश्चन बन जाते हैं करंट अफेयर में, और तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए पहले प्रीवियस पेपर को देखोगे आप अच्छे से, 1 से 2 दिन पूरा प्रीवियस पेपर देखो। चाहे आप पहले से प्रैक्टिस मतलब देख चुके हो, रिवीजन कर चुके हो, बार बार एक बार और करो, ठीक है। यकीन मानिए प्रीवियस पेपर का ही सारा खेल है। अब जैसे प्रीवियस पेपर देखोगे
आपने जो टाइम टेबल बनाया है, जैसे सपोज दैट मैं मान लेता हूँ 6 घंटा आपने टाइम टेबल बनाया, आप उसमें देखो कि आपका यहाँ पर कौन सा सेक्शन वीक है या फिर कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, उसके हिसाब से टाइम देना कि जो स्ट्रांग एरिया है उसमें समय कम देंगे और जो आपका वीक एरिया है वहाँ पर ज़्यादा समय देंगे। आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसा सेक्शन है, 30 मार्क्स, बाकी 40 मार्क्स आपके जीएस के होंगे। अब जीएस में भी करंट अफेयर के होंगे, उसमें आपके करंट अफेयर होंगे, बाद बाकी यहाँ पर पूरा साइंस होगा और यहाँ पर आपका जो जीएस होंगे जनरल स्टडीज वो आपके आएंगे। यहाँ पास आपको मैं बता दूँ मैथ और रीजनिंग ये दो ऐसे सेक्शन है जहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है, क्योंकि यहाँ पर मैथ रीजनिंग में कुछ आपको याद नहीं करना होता है, ठीक है। बजाय आपके छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, वो सब को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत भारी मात्रा में याद करना होता है। मैथ रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा से प्रैक्टिस किया, अब आपने कितना सेट लगाया है, कितना आपने मॉक टेस्ट दिया है, सारा कुछ उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और आप कहाँ इस वक्त, यानी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप यकीन मानो अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है या फिर कहीं भी आप जाके टेस्ट दे दो, जितने भी आपके अभी तो एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया, तो सभी जगह में अभी फ्री मॉक टेस्ट पेपर आने लगेंगे। आप उस टेस्ट को दे के देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस जगह स्टैंड कर रही है। तो इसलिए यहाँ पास मैं बोलूँगा कि आप मॉक टेस्ट अभी ये वीडियो देखने के बाद लगा लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका जीके में कितना नंबर आ रहा है, मैथ में कितना नंबर आ रहा है या फिर आपका रीजनिंग में कितना नंबर आ रहा है। आप देखना मैथ रीजनिंग आपको यही समझ आएगा कि मैथ रीजनिंग में आपको ऑलमोस्ट नंबर ठीक ठाक होंगे, जीके जीएस में ही नंबर थोड़ा आपका अप एंड डाउन होगा। तो ये दो सेक्शन जो मैथ और रीजनिंग में जो होगा वो नंबर आपका लगभग, अगर मैं बात करूं तो ये चीज आपको पता खुद ही चलेगा कि ये प्रैक्टिस करने वाली ही चीज है मैथ रीजनिंग, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बजाय अगर आपको कुछ टॉपिक्स आपको लगता है कि ये आपका मैथ में या फिर रीजनिंग में ये सेक्शन आपका ये या फिर टॉपिक आपका वीक है, ये से इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उस टॉपिक को आप क्लियर करो। ये मैं बार बार बताता हूं कि आपको सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप देखो पेपर में कि पहले क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। कई लोगों का डाउट होता है कि मैथ में बोलते हैं भैया अर्थमेटिक और एडवांस में हम लोग का बहुत मतलब थोड़ा एडवांस उनका वीक उनको लगता है। मैं बार बार बताता हूँ कि देखो एडवांस वीक भी है ना, तो आपको उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। एडवांस से कितने मार्क्स के बनते हैं, आप अगर पेपर खोल के देखोगे 3 से 4 मार्क्स, तो मैं बहुत ज़्यादा बता दे रहा हूँ कि एडवांस से आपके बनेंगे 4 मार्क्स भी, ठीक है। वो आपके डिपेंड करते हैं कि कुछ शिफ्टों में बनेंगे, वो भी नहीं पता कि आपके शिफ्ट में बनेंगे या नहीं बनेंगे। बट एटलीस्ट अगर आप ऊपर भी एडवांस करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन या लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी मॉक टेस्ट पेपर आप दोगे, उसमें खुद ही आप उतना एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जितने की आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसलिए मैं बोलूँगा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई एक टॉपिक छूट गया है मैथ में, पहले आप उसका देखो वेटेज कितना है, और यकीन मानिए अर्थमेटिक तो सभी लोगों के सही होते हैं, बस प्रैक्टिस आपको करना है। एडवांस से जो क्वेश्चन बनेंगे आप जब प्रैक्टिस करोगे, अगर वो क्वेश्चन उस तरीके से पूछा गया है तो आप उसको भी कर लोगे। बात समझ रहे हो किस तरीके से करोगे। इसलिए आपको जैसे कि मैंने बताया पहले टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ोगे और यहाँ पर जितना भी पढ़ोगे आपको मैंने बताया प्रैक्टिस आपको मैथ रीजनिंग में पूरा अच्छे से दबा के करना है, ठीक है। अब बात करेंगे आप जीके जीएस के। देखो जीके जीएस के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जीके जीएस में आप जितना भी पढ़ लो, आपको दिल में एक अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कि ना ये चीज छूट गया, ठीक है। तो जीके जीएस कभी भी किसी का भी कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। जब आपने बहुत अच्छा से मेहनत किया, जितना भी अच्छा से आप मेहनत कर लो, आप जितना भी मॉक टेस्ट पेपर दोगे ना, आप देखना 40 में 35 से आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन है, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आपको लगता है कि ये छूट ही जा रहा है। बात समझ रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पास यही है कि जीके जीएस आप जितना भी पढ़ोगे आपको कम ही लगेगा, तो इसलिए उतना आपको कवर करो जहाँ से क्वेश्चन आपके फिक्स है, मतलब बनेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस तरीके से जीके जीएस को तैयार करो जहां से आपके नंबर बन जाए थोड़ा ऐसा, जिससे आपका सिलेक्शन आपका सीबीटी 1 में आपका हो जाए, क्योंकि सीबीटी 2 में फिर आपका अलग आपको जाना है। मगर अभी जो मैंने आपको बताया कि अभी आपका सीधा फोकस होना चाहिए सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना, क्योंकि करोड़ों में एप्लीकेंट है, उसमें लाखों में स्टूडेंट आपके एग्जाम नहीं देंगे, आपका लाखों में पहले नाम आएगा, फिर लाखों से फिर आप हजारों में जाओगे, तब जाके हजारों में सिलेक्शन आपका जो वैकेंसीज है वो आपका होंगे। बात समझ रहे हो।
तो आपका जो कंपटीशन है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको केवल एक ही सीट लेना है और कंपटीशन आप अपने से ही करो, किसी और से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि उनके मॉक में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कोई लोग बोलते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। तो देखो, कंपेयर आप खुद से अपना करो, बार बार कंपेयर आप खुद का करो अपने आप से। 50 नंबर आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट जब मॉक दोगे तो देखो कि 50 नंबर से ज़्यादा कैसे लाए, ठीक है। ये सोच के आप हर बार मॉक टेस्ट पेपर दो। ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं मेरे 70 आ रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मेरा 55 नंबर आ रहे हैं, अब मैं 70 को हराऊंगा। वैसे नहीं होता। आप कंपेयर दूसरा से नहीं करो, खुद का कंपेयर खुद से करो। हर बार अपने आप को देखो कि आपकी कमी कहाँ रह जा रही है और उस कमी पर आप काम करना कोशिश करो, ठीक है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि किस किस तरीके से आपका मॉक टेस्ट, मतलब किस तरीके से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मॉक टेस्ट को आप कैसे किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। मैंने उसके ऊपर भी बहुत अच्छा तरीके से वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर से देखो, क्योंकि सारा खेल जब आप मॉक टेस्ट पेपर देते हो तो आप उसी वक्त मोटिवेट भी होते हो और उसी वक्त आप डिमोटिवेट भी होते हो। जब नंबर अच्छे आते हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हो और जब नंबर खराब आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये सब चीज़ को अब नहीं करना, क्योंकि 27 दिन जो आपके पास बचे हैं, 25-26 दिन जो भी आप मान के चलो, क्योंकि पहले दिन में पेपर किन्हीं के होंगे। आपका पेपर जनवरी में होगा या फरवरी में होगा या मार्च में होगा, नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट आप मान के चलो आपके पास ये जो 25 डेज प्लस जो होंगे वही आपके पास दिन बचे। उसके बाद आपका कुछ दिन और नहीं बचे, ठीक है, और कोई कुछ दिन नहीं बचे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने चीज़ आपने पढ़ रखा है बस उसको प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। जरूर से लाओगे प्रैक्टिस में, यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं बार बार ये चीज़ को रिपीट करूँगा और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी भी है कि आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन केवल हाई है। पेपर में क्वेश्चन आपके वैसे नहीं आएंगे जैसे आपका दिमाग में बैठा दिया गया, क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे आपके पेपर में बन चुके हैं। थोड़े लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, जिसके लिए मैंने आपको हर बार एक अच्छे तरीके से गाइड किया कि प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन करो, बार बार करो, जितना बार करो अच्छा से उसमें आप फाइन हो जाओ, ठीक है। समय भी आपके पास मोर देन सफिशिएंट होता है। कोई ऐसे भी ट्रिक आपको लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है जहां पर आपको लगे कि मैं जल्दी कर लूं। आप आराम से ही करोगे, बेसिक तरीके से भी अगर आप कुछ चीज को भी सॉल्व करोगे ना, तो भी आपके पास समय का कमी नहीं पड़ेगी। ये चीज आप भी समझते होंगे, ठीक है। इतनी मैंने बात आपको बता दी। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पर, जो यूट्यूब की सबसे बुरी आदत मुझे लगती है, यूट्यूब की नहीं लगती बुरी आदत, जो लोग गाइड करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े चैनल को, मैं खासकर यहाँ पर मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट इन द सेंस अगर आप उसको लोगे तो आपको लगेगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ। बुराई नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मुझे जो गलत लगती है वो मैं आपको बात बताना चाहूँगा। देखो, जितने भी बड़े बड़े चैनल है, अभी बैचेस जैसे भी आपका एग्जाम डेट आया, वो कभी ये बात आपको नहीं बोलेंगे कि आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। सेल्फ स्टडी करो मतलब कि आपको जो मैंने पढ़ाया आप उसको रिवीजन करो। वो अलग अलग बैचेस ला रहे हैं, आप भी जानते हो अलग अलग बैचेस आ रहे हैं। अब अलग अलग बैचेस आएंगे तो आप कैसे पढ़ पाओगे अलग अलग बैचेस में, इतना इतना घंटा आप कैसे दे पाओगे। आपको लगता है कि आप पूरा यूट्यूब खोल के मैथ देखोगे, रीजनिंग देखोगे, जीके जीएस देखोगे, आपको लगता है कि इतना कुछ कर लोगे 27 दिन में। 27 दिन में आपको वही पढ़ाया जाएगा जो उनके हिसाब से वो सोच के रखे हैं, ना कि आपने जो सोच रखा है वो पढ़ाया जाएगा आपको। समझो मैं क्या बोला हूँ, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो उन्होंने सोच रखा है, आपको वो नहीं पढ़ाया जाएगा जो आप सोच रहे हो। तो इसलिए अब आप ये सोच के अंधभक्त बन जाओगे कि वो सब कुछ पढ़ा देंगे। सब कुछ जरूर पढ़ा देंगे, पर तब तक आपके बहुत लेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ रखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी करो, अभी जितना समय बचा है प्रैक्टिस करो। जरूरत की चीज़ जो आपको लगे उसी चीज़ को देखो। ऐसा नहीं है कि अंधभक्त की तरह आपको जहां लग रहा है देखे जा रहे हो, समय लगाए जा रहे हो। यकीन मानिए ये बहुत कीमती समय है। अगर इस समय को अगर आप इस तरीके से अगर बर्बाद करोगे तो यकीन मानिए इस समय, मतलब ये जो आपका डिसीजन होगा, ये डिसीजन आपको एनटीपीसी के एग्जाम से बहुत दूर कर देगा। फिर आपका रोल रहेगा भी नहीं इस एग्जाम को लेकर। तो इसलिए जितने भी समझदार लोग हैं, मुझे पता है वो लोग अपना टाइम अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, ना कि उनके हिसाब से टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा, और यहाँ पर एक चीज़ माफ़ कीजिएगा, हाँ एक चीज़ मैं और बोलूँगा। देखो, ये जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर कोई भी चैनल, जितना भी बड़ा बड़ा चैनल हो, छोटा चैनल हो, जैसा भी चैनल हो, सबका कुछ ना कुछ पीछे का पर्पज़ होता है। और ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो चाहता हो कि एंड डे तक आप उसका साथ छोड़ दो। वो जरूर चाहेंगे लास्ट तक आप उसके साथ बने रहो।
लास्ट तक साथ में तो आप बने रह जाओगे, वो उनका पर्पस से उनको प्रॉफिट हो जाएगा, बट आपका कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप रेशियो उठा के देख लोगे 100-200 में अगर, या फिर 10,000 में, 20,000 में अगर 10-20 भी अगर उनके तरफ से निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो उनको आप किसी तरीके से भी काम कर लो वो अपना लेके निकल ही जाएंगे। अब आप अपना कंपेयर उनमें रखोगे कि मैं भी वैसे ही हूँ कि मेरा हो जाएगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ जो वो पढ़ा रहे हैं वो सही है, आपका हो जाएगा, तो ये गलत फैमिली में आप मत रहना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चीज़ों को समझना आपको पड़ेगा। कोई नहीं चाहेगा कि आप उनका साथ छोड़ दे, लास्ट तक लोग आपको रखेंगे अपने साथ, मगर मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे जितने भी मेरे स्टडी बाजार फैमिली से लोग होंगे, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। जो चीज़ है हो चुका है वो फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा से वही चीज़ आपको बताऊँ। जो चीज़ बता चुका हूँ वो बता चुका हूँ। अब आपको लगता है कि उसी चीज़ को मैं बार पॉलिश करके बताऊँ, तो वो कोई सही आपका ये बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप अगर समझ सकते हो ये सब चीज़ को तो ठीक, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पाते हो तो यकीन मानिए अभी आपके लिए एनटीपीसी बहुत दूर है, ठीक है। और आज भी अगर आप सिर्फ सीखने का पर्पज से आप पढ़ाई कर रहे हो, एनटीपीसी का जॉब ले रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि अभी कुछ सीखना है, तो यकीन मानिए ये भी बहुत बुरा लग रहा है बोलने में, बट ये रियलिटी है। आप अभी भी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत दूर हो, ठीक है। और इसलिए मैं बोलूँगा कि आप ज़रूरत अपना समझो कि आपको क्या ज़रूरत है, आप उस चीज़ को लेने का कोशिश करो, ना कि आप वो चीज़ को लो जो आपको लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो बस फिलहाल मैं वीडियो में इतना ही कहना चाहता था, और यहाँ पर जो था मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, ठीक है, सब कुछ मैंने बता रखा है। अब चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का डाउट आएगा मॉक टेस्ट को लेकर, तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। और आपको मैं बता दूं, मैं यहाँ पर कोई वादा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको आने वाले दिनों में मैं बहुत कुछ अभी बताऊंगा। देखो, मैं आने वाले दिनों में ये वादा जरूर करूंगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड जरूर कर सकूंगा, बट ये मैं नहीं बताऊंगा कि मैं आपको मैथ में बताऊंगा जिससे आप मैथ में 30 स्कोर कर लो, या रीजनिंग में कर लो, या जीके जीएस में कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हो मैंने बहुत कुछ आपको दे रखा है। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से संभाला है तो यकीन मानिए आपको ये सब चीज़ की आपको ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बात बाकी आने वाले दिनों में मैं जो भी अपने तरफ से जो भी मैं आपको गाइड कर पाऊँ वो मैं ज़रूर से दूंगा। आप लोग जितने तक मेरी ये बातें पहुँचे आप उस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करना, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। पढ़ाई करो, बहुत कम दिन रह गए हैं, और उतना ही पढ़ाई करना जितने कि आपको लगे आप उतना ले पाओ, और कंसिस्टेंसी बना के रखना फ्रेंड्स। मैं बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, अगर आप 8 घंटा का ठाने हो, रूटीन बनाए हो, तो 8 घंटा ही पढ़ना। ज़्यादा हो चलेगा बट कम नहीं होनी चाहिए। एक आध दिन कम हो गई तो चलेगा, बट ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि 14 घंटा आप पढ़ सकते हो, वो फिर आपका रिदम टूट सकता है, ठीक है। तो इसलिए वही चीज़ करना जो आप फॉलो कर पाओ, प्रैक्टिकल ही रूटीन बनाना। ऐसा नहीं बहुत हेवी रूटीन बना लेना किसी को दिखाने के लिए, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी बेस्ट ऑफ लक, और ये बातें आपको समझ आई हो मैं उम्मीद करता हूँ। अगर समझ आई है तो बस उस चीज़ को आप करो, ठीक है। दूसरे का आप बलि का बकरा मत बनना, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।